रानियां क्या करती थी, क्या कर्म करती थी बताइए, जिनके पति चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और सारे वैभव को भोगने वाली वो रानियां हुआ करती थी। आप उन चार्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? भाग्य कुछ नहीं होता। जो भविष्यवाणियां होती हैं 100% सच होती है। ज्योतिष कभी गलत होती ही नहीं, गलत तो ज्योतिषी होते हैं। असली ज्योतिषी और नकली ज्योतिषी में कैसे फर्क करें? जो विधि ने आपके माथे पर लिख दिया वो अंतिम सत्य है। नथिंग कैन बी एडेड और इरेज्ड फ्रॉम योर डेस्टिनी। तब कुछ ग्रह और नक्षत्रों से तय होता है। मजदूर के बारे में क्या कहेंगे जो हम सबसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है? कर्म का क्या लेना देना? ईश्वर के हाथ में है आपका भाग्य पलटना। कोई बहुत पुजारी जिसने पूरे जन्म पूजा की हो, यंग एज की डेथ नहीं होती उसके घर। क्या मृत्यु का प्रेडिक्शन करना चाहिए? मैं किसी 20 वर्ष के बच्चे की डेथ को प्रिडिक्ट कर कर उसकी माँ का पूरा जीवन खराब नहीं कर सकती। कोई कहता है कि राहु पैसा देता है, कोई कहता है शनि पैसा देता है, कोई कहता है शुक्र पैसा देता है, कोई कहता है नहीं गुरु अच्छा कर लो तो पैसा आएगा। पैसा कौन सा ग्रह देता है? हर ग्रह का रूप है। केवल राहु अच्छा करने से तो पैसा नहीं आएगा। आपके चार्ट में शनि भाग्येश और जब आप वहाँ तेल चढ़ाने जा रहे हैं तो आप अपने भाग्य को बहा रहे हैं। जब लोग शादी करते हैं तो कहा जाता है कुंडली मिलाकर करनी चाहिए शादी। ट्रेडिशनल गुण मिलान है, ये काफी ऑब्सलीट मेथड है। और कोई ऐसी बड़ी बात जो आपने देखी हो मोदी जी के चार्ट में या फिर अगर किसी और पॉलिटिशियन का चार्ट आपने देखा हो? अक्सर सेलिब्रिटीज के चार्ट्स करेक्ट नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी का चार्ट आपने देखा है? ये प्रधानमंत्री का चार्ट 12 राशियों के लोगों को क्या करना है 2026 में? ये वर्ष बड़े परिवर्तन का। देश और दुनिया के लिए 2026 होगा कैसा? 9th हाउस को रूल करते हैं बृहस्पति और 12वें घर को। अगर वो 9th हाउस का मालिक जो खुद धर्म की स्थापना करने वाला है, अगर वो राजा है तो इस बार धर्म की स्थापना तो होगी। अब अगर उसके लिए कोई युद्ध हो तो हो। अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट में आज आप साल 2026 को अपने पक्ष में करने के सरल, साधारण, सटीक और अचूक ज्योतिषीय उपाय जानेंगे। साथ ही पैसा, प्यार, परिवार और सेहत कैसे बनी रहे और कैसे इसमें बढ़ोतरी हो, ये भी जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे भविष्यवाणियों की सटीकता, ज्योतिषीय गणना के आधार और ज्योतिष से जुड़े तमाम ऐसे सवालों की जिनके जवाब आप हमेशा से जानना चाहते थे। और आज की हमारी गेस्ट हैं ज्योतिष की अनुभवी जानकार, प्रतिष्ठित एस्ट्रो कोच डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी, जो पिछले 23 सालों से सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी अपने ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर बनाती आ रही हैं, उनकी जिंदगी संवारती आ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट में ऋचा जी। धन्यवाद अजिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। आप इतनी दूर से मेरे लिए आई हैं मेरे शो में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका आग्रह ही कुछ ऐसा था कि मुझे आना ही पड़ा। तो शुरुआत हम 2025 से करते हैं। खासकर जून 2025 के बाद से बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस हुई, भविष्यवाणियां हुई जिसमें ये कहा गया कि देश और दुनिया में तबाही आ जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सरकारें उलट पलट जाएंगी, राजनीतिक उथल पुथल होगा, मोदी जी की सत्ता चली जाएगी, वो कुर्सी उनकी हिल जाएगी, बिहार में परिवर्तन हो जाएगा और भी बीजेपी में 2 फाड़ हो जाएगा और भी न जाने क्या क्या बातें कही गई जी। खासकर सितंबर को लेकर बहुत डराया गया ज्योतिषियों की तरफ से। लेकिन सितंबर बीत चुका है और आज हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो नवंबर भी तकरीबन बीत ही चुका है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, ना तो मोदी जी की सत्ता गई, ना बिहार में परिवर्तन हुआ, बल्कि और मजबूती के साथ एनडीए आ गई। बिल्कुल। मोदी जी और यश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई युद्ध नहीं हुआ, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी। तो ये जो तमाम ज्योतिषीय भविष्यवाणियां की गई थी, ये कहां पर आकर गलत साबित हो गई, कैसे गलत साबित हो गई और इन ज्योतिषीय गणनाओं का आधार क्या था? बस आपका जो अंतिम आपकी जो लाइन है, इसी में पूरा उत्तर छुपा हुआ है।
कि ज्योतिषी गणनाएं कहाँ पर गलत हो गई। कोई ज्योतिषीय गणना थी ही नहीं, इसलिए सब गलत हो गया। तो तमाम जो एस्ट्रोलॉजर्स ये सब कह रहे थे, किस आधार पर कह रहे थे? क्योंकि क्यों ये डर का माहौल बनाया जा रहा मुझे था? ये आश्चर्य है अजिता जी कि वो जहां पर पॉडकास्ट में ये कह रहे थे, वहां पर आप जैसे शार्प किसी एंकर ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपकी इस गणना का आधार भी हमारे साथ साझा कर दीजिए। क्या सभी लोग बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे थे? 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, तो क्या आपको लगता है कि जब से विश्व बना है 9 नंबर का साल पहली बार आया था? हर 9 साल में 9 नंबर का साल आ रहा है। बताइए, अगर अंक ज्योतिष से आप एक वर्ष विशेष पर इतनी टिप्पणियां कर देंगे तो वो तो हर 9 साल में हो रहा है, तो ये तो आधार था ही नहीं। कोई आधार नहीं था, इसीलिए सब कुछ गलत हो गया। जो कुछ हुआ, मैं ये नहीं कहूंगी कि 2025 एक बहुत अच्छा वर्ष गया। ठीक है, मैंने माना कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो हम सबके लिए बहुत पीड़ादायक थी। एक विमान का क्रैश होना हम सबके लिए बहुत बड़ी पीड़ा का कारण था। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसा पहली बार हुआ था? नहीं। तो फिर ये मंगल से क्यों जोड़ा जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने एक शायद किसी ने शुरुआत तो की होगी, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मैं उनको देखूं कि शुरुआत किसने की थी कि 25 अच्छा नहीं जाएगा। बस किस लिए कि 2025 में जो नव वर्ष प्रवेश का चार्ट था, उसमें 4-5 ग्रह 8वें भाव में बैठे हुए थे। इसको आधार किसी ने बनाया और उन्होंने इस पूरे साल पर इतनी सारी प्रिडिक्शंस कर दी, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई आधार नहीं था, ना ही ऐसा कुछ होना था। और अभी देखिए, अच्छी बात क्या है कि भारत की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 की, जो हम लोग लेते हैं, और कुछ ज्योतिषी इस पर भी कहते हैं कि नहीं वो तो बेकार है, पर नहीं, बाकायदा जब भारत आज़ाद हुआ था तो ज्योतिषियों की सलाह के बाद ही मिडनाइट आज़ादी को चुना गया था। तो रात के 12 बजे 15 अगस्त को आज़ादी हुई और उस आधार पर एक गणतंत्र की आपके आज़ादी की एक पत्रिका बनाई गई। एक गणतंत्र दिवस की भी पत्रिका बनती है। अच्छा। हम उसको भी प्रिडिक्ट करते हैं। उसके मंडेन पर जब हम बात करते हैं तो मैं उसको बहुत यूज करती हूँ, बट बहुत लंबा टॉपिक होगा। तो 15 अगस्त जो सबको पता है, उस पर बाकायदा ज्योतिषी सलाह थी। तो वो जो पत्रिका है वो वृषभ लग्न की है। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसी बड़ी बात जो आपने देखी हो मोदी जी के चार्ट में, या फिर अगर किसी और पॉलिटिशियन का चार्ट आपने देखा हो? अक्सर सेलिब्रिटीज के चार्ट्स करेक्ट नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए उन पर प्रिडिक्शन करना व्यर्थ है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट करे तो मैं मान भी लूंगी कि अगर डेट ऑफ बर्थ सही है उनकी तो। देखिए, मैं बहुत सेलिब्रिटीज को पर्सनली कंसल्ट करती हूँ, तो मुझे पता ये चला कि जो डेटा घूम रहा है वो साल भी नहीं है उनका। अच्छा, तो जो प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं, क्या ये गलत डेटा की वजह पर से ये तो गलत हो सब रही उसी हैं? पत्रिका पर कर रहे हैं जो जिस पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो प्रेडिक्शंस गलत इसलिए होती मैं हैं, ये किसी भी चार्ट पर जब तक मुझे कोई विश्वस्त सूत्र ना दे दे, मुझे कंगना रानौत का भी चार्ट एक बहुत विश्वस्त सूत्र ने दिया था। अच्छा, और मैंने आज 2020 में प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये 2024 में राजनीति में आ रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कह दे रही हूँ आपसे। अच्छा। हाँ, चार्ट मुझे सही मिल जाए तो मैं प्रिडिक्शन कर दूंगी। तो कंगना रनौत को आप कहाँ तक जाता हुआ देखती हैं? कितने समय तक रहेंगी? राजनीति में रहेंगी या बहुत लंबा नहीं है। बहुत लंबा नहीं है? राजनीति में कोई इतना बड़ा भविष्य नहीं। अच्छा, मतलब वापस फिल्म इंडस्ट्री में ही जाएंगी? मतलब वापस क्या, अभी तो जो टेन्योर है वो पूरा करेंगी वो, जो भी है। बट बहुत बड़ा नाम पॉलिटिक्स में फिलहाल जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि अभी मुझे याद भी नहीं उनकी दशाएं वगैरह, बट ये 5 साल तो अभी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा कार्यकाल पॉलिटिक्स में मैं नहीं देख रही कंगना रनौत का। अच्छा। हाँ, तो ये मुझे डिटेल्स को ये कहे कि बहुत विश्वास से कह रहे हैं कि ये सही है, तब बोला जाता है।
जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों किसी के लिए कुछ भी बोलूं? योगी जी का चार्ट, मुझे लगता है योगी जी का चार्ट बहुत लोग गलत कह रहे होंगे, क्योंकि आई एम श्योर योगी जी के तो चार्ट को उनकी माता जी को भी याद नहीं होगा, जिस परिवेश में वो पैदा हुए हैं। अच्छा। तो ये सब एक तुक्का लगाया जा रहा है। अच्छा। और मैं उसका पार्ट नहीं होना चाहती, अच्छा। तो मैं नहीं कहूँगी। राहुल गांधी का चार्ट आपने देखा है, उनकी सही डिटेल्स हैं आपके पास? उनका एक चार्ट जो वही 20 जून 1971 या 70 जो भी है, उस पर मैंने कुछ प्रेडिक्शन उसी शो में किए थे जिसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए किए थे। अच्छा। और मैंने ये कहा था कि ये प्रधानमंत्री का चार्ट ही नहीं है। अच्छा। और ये भी मैंने कहा था, और वो चैनल मुझे अगर याद अभी आ जाएगा तो शायद मैं नाम ले दूं, अगर आप उसके रिकॉर्ड्स कभी देखेंगे तो मैंने ये भी कहा था कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर उतर कर नहीं चलेंगे तब तक राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकेंगे। राहुल गांधी की जो एक क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बनी है वो इनकी पदयात्रा के बाद ही बनी थी, कि लोगों ने ये देखा कि ही हैज सम मेटल, यस, एक ताकत है इनके पास। बहुत अच्छा उनका उसके बाद थोड़ा सा उत्थान जैसा हुआ, पर वो चार्ट प्रधानमंत्री का चार्ट नहीं है। प्रधानमंत्री तो शायद कभी नहीं बनेंगे। अच्छा। अगर वो सही है तो। अच्छा। ये डिस्क्लेमर के साथ मुझे कहा गया था कि सही है, चैनल वालों ने ही प्रोवाइड किया था। और प्रियंका गांधी का देखा उनका था? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। मुझे कुछ जानकारी नहीं है उनके बारे में। तो मुझे ये बताइए कि जो भविष्यवाणियां होती हैं 100% सच होती है? देखिए, इसमें क्या है कि अगर चार्ट सही है और ज्योतिषी सही है तो सच होगा। ज्योतिष कभी गलत होती ही नहीं, गलत तो ज्योतिषी होते हैं। ज्योतिष के गलत होने के चांस नील हैं, नील हैं। आपको गणना करना आना चाहिए, गणना करना आपके आना पास चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष गलत नहीं है। और ये मैं किस आधार पर कह रही हूं अजिता, उसका एक बड़ा आधार है कि जिस कैलिबर के लोगों ने ज्योतिष की रचना की है ना, महर्षि पाराशर, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं कर सकती। वो किसी ऐसी विद्या को, जिसको आप कहते हैं ना बोगस साइंस, को इस कैलिबर, इस इंटेलेक्ट के लोग प्रमोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका आज के ज्योतिषियों जैसा कोई भी कहते हैं ना कि प्रलोभन नहीं था उनके पास कुछ भी। वो तो बस ग्रहों की बिल्कुल बिना चूकने वाली एक गणना कर रहे थे, और जिसको कि आज नासा ने और सब ने जैसे कहा कि भाई सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, उस समय कहा तो नासा ने कहा इतना ही लगता है। तो इस कैलिबर के लोग जो ज्योतिषी थे, जिन्होंने ज्योतिष बनाया, आई एम सॉरी, तो वो हमारे जैसे नहीं थे, तो इसलिए ये बोगस तो हो ही नहीं सकती। एंड इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मैं हिस्ट्री में पीएचडी हूँ, इतिहास की छात्रा थी, और मेरे पिताजी ज्योतिषी थे, तो ज्योतिष मेरे शायद खून में आ गई। मेरा कोई आइडिया नहीं था ज्योतिषी बनने का, इसी को आप प्रारब्ध कह सकते। तो मैं अगर इसको इस 23 साल में गलत जाता हुआ देखती अजिता जी, तो मैं ये खुद भी छोड़ देती, क्योंकि मैं बहुत समय किसी को पागल नहीं बना सकती थी, मेरे संस्कार वैसे नहीं। मैं खुद छोड़ देती कि यार ये कुछ ठीक नहीं है, ये एक बोगस विद्या है। कितने समय तक आप पागल बना सकते? तो उम्र किसी को पागल नहीं बना सकते हैं। तो असली ज्योतिषी का चुनाव कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना भ्रमित रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। तो असली ज्योतिषी और नकली ज्योतिषी में कैसे फर्क करें? एक मैं सबसे बड़ा, वैसे तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरा वो ओहदा नहीं है कि मैं इस पर कमेंट करूं, क्योंकि बहुत मुझसे आयु में बड़े लोग भी ज्योतिषी हैं और मुझसे छोटे भी होंगे। पर हाँ, मैं एक कह सकती हूँ कि जब आप किसी ज्योतिषी से मिलते हैं और अगर वो आपको ये कहता है कि वो आपके भविष्य में कुछ काट छांट कर सकता है,
तो वो सही ज्योतिषी नहीं। मतलब आपका भविष्य जो ये बदला कहता नहीं है जा कि सकता। बदल सकता है, तो वो गलत है। बिल्कुल गलत है। नथिंग कैन बी एडेड और इरेज्ड फ्रॉम योर डेस्टिनी। तो फिर ये जो जो तमाम उपाय विधि बताए ने जाते हैं, इनका फिर क्या महत्व है? जो विधि ने आपके माथे पर लिख दिया, हम्म, वो अंतिम सत्य है। ग्रह नक्षत्रों को बदला नहीं जा सकता। नथिंग डूइंग। कर्म दो तरह के होते हैं, दृढ़ अदृढ़, और फिर एक बीच का होता है दृढ़ादृढ़, दृढ़ भी अदृढ़ भी। तो अगर कोई चीज, कोई योग आपकी कुंडली की लग्न पत्रिका में दिख रहा है, हम्म, राजयोग दिख रहा है, और वो नवांश की पत्रिका में नहीं दिख रहा, दैट इज नॉट देयर, आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस जीवन में वो राजयोग भोग नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि नवांश आपके भाग्य भाव का डाइसेक्शन है, वो ब्रह्मा की वाणी है। यानी आपके संचित कर्मों में वो राजयोग लिखा गया था, हम्म, है, हम्म, इस जीवन में नहीं है, किसी और जन्म में होगा। अच्छा। यस, आप नहीं पा सकते, फिर आप उपाय कर लीजिए, आप नहीं पाएंगे। अगर कोई चीज लग्न पत्रिका में खराब दिख रही है, नवांश में बेटर हो जाती है, हम उपाय बताते हैं फिर, अच्छा। और फिर हम कहते हैं कि ये चीज आपको मिलेगी, थोड़ा प्रयास से मिलेगी, देव कृपा से मिलेगी, क्योंकि वो 9th हाउस का डाइसेक्शन है ना, अच्छा। वहां ब्रह्मा ने लिखी हुई है आपके लिए वो बात, संचित में नहीं थी। हम्म, यानी उन्होंने कुछ तो आपके कर्मों का आकलन ऐसा किया कि अगर प्रयास करोगे, देव की शरण में जाओगे, तो मिल सकता है। तब हम उपाय बताते हैं। ये थोड़ा ही है कि सबको उपाय बताएंगे। तो सब कुछ ग्रह और नक्षत्रों से तय होता है। 100%। आज आपके यहाँ चाय पीना और पानी पीना भी लिखा होगा। अच्छा। जी हाँ, इतना सच है। तो फिर कर्म का क्या महत्व है? इस पर तो मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है आपके लिए समझा देती हूँ। ज्योतिष में भाग्य का स्थान नवम भाव कर्म के भाव से पहले आता है। हम्म, 9th हाउस भाग्य है, हम्म, 10th हाउस कर्म है। अच्छा। भाग्य पहले आया है, तो जो भाग्य में लिखा है वही कर्म आप कर सकते हैं। अच्छा। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म, भाग्य और कर्म, दे बोथ गो हैंड इन हैंड, आई विल से। हम्म, मतलब कि एक अच्छा ज्योतिषी ये बता देगा हम्म, कि आपकी पत्रिका में भाग्य का क्वोशंट इतना है। हम्म, कुछ कुंडलियां भाग्य प्रधान होती हैं, कुछ कर्म प्रधान होती हैं। तो हम्म, अच्छा ज्योतिषी उसकी गणना करके आपको बताता है कि देखो, अगर आप भाग्य के भरोसे रहोगे तो हम्म, आप कुछ नहीं पाओगे। हम्म, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह नक्षत्र बैठे हैं कि आप कर्म करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, अच्छा। तो ही सफलता मिलेगी। हम्म, और एक ये भी होता है भाग्य, तो आप कहेंगे आप तो मिडास टच है, आप छू लेंगे तो सोना बनेगा। हम्म, आप जिससे जुड़ जाएंगे वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। देखे हैं ना ऐसे लोग, हम्म, भाग्य होता है। हम्म, रानियां क्या करती थी, क्या कर्म करती थी बताइए, जिनके पति चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और सारे वैभव को भोगने वाली वो रानियां हुआ करती थी। हम्म, कर्म कहाँ था? हम्म। कर्म कहाँ था? रानी ने क्या कर्म किया था? वो क्या कर्म करती थी? ये तो आज की तारीख में भी सटीक बैठता है। आप हर अंबानीज तारीख को में, देख लीजिए, हर, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को देख मत लीजिए। मैं कहूंगी कि शायद तो नीता जी बहुत काम भी कर रही हों, हाँ, वो कर रही हैं, पर लेकिन रानियों को, मैं तो इसीलिए मैंने कहा कि वहां से जहां पर कोई डाउट ही ना हो, वो शादी होकर उस फैमिली में आई, उसके बाद उनका अपना जो भी रहा हो, वो हाँ। भाग्यशाली रही होंगी बहुत। हम्म, पर मैंने इसलिए रानी का कहा कि मतलब सबको पता है कि वो कर्म नहीं करती थी, हम्म। वो सिर्फ भोगती थी। सिर्फ भोगना था उनको। उनका तो स्नान भी कोई और करा रहा था। हम्म, आप उन चार्ट्स के बारे में क्या कहेंगी? भाग्य कुछ नहीं होता क्या? और उस मजदूर के बारे में क्या कहेंगी जो हम सबसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है? हम्म। कर्म का क्या लेना देना?
तो फिर हम कर्म कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके चार्ट ऐसे ही लिखा हुआ है कि आप ये कर्म करेंगी, इसलिए आप कर्म कर रहे हैं। मेरे चार्ट में लिखा है कि मैं ज्योतिषी बनूंगी और सबको गाइड करूंगी, इससे मैं बच के कहाँ जाऊंगी? दिस इज माई कर्म, आई विल डू इट। लेकिन जब कहते हैं कि ईश्वर आपका भाग्य बदल सकता है, ईश्वर के हाथ में है आपका भाग्य पलटना, तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है और इसका रेलेवेंस नहीं क्या नहीं है? नहीं, मैं तो इसको नहीं मानती हूँ। ईश्वर तो कर्म के इस युद्ध क्षेत्र से बाहर है। ईश्वर थोड़ी ऐसा करता है, वो समदर्शी है। वो ये थोड़ी करेगा कि जिसने ज्यादा पूजा कर ली उसका भाग्य बदल देगा और जिसने नहीं की उसका नहीं बदलेगा। नो वे। वो समदर्शी है, उसके लिए हर व्यक्ति बराबर है। पूजा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। पूजा आप अपनी श्रद्धा से करते हैं। ईश्वर नहीं कहता मेरी पूजा करो, और ना ही वो ये कहते हैं कि अगर आप पूजा करेंगे तो हम आपका भविष्य बदल देंगे। किस पूजा में लिखा गया है? नहीं होता। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप ईश्वर की पूजा करने से आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आपके साथ एक शक्ति होती है जो आपके सारे कर्मों के भोगों को भोगने में आपकी सहायता करती है। क्या आपको लगता है कोई बहुत पुजारी जिसने पूरे जन्म पूजा की हो भगवान की, क्या उसके घर में किसी की मृत्यु नहीं होती? मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। यंग एज की डेथ नहीं होती उसके घर में? होती है। तो फिर भगवान ने उसको इतना बड़ा दुख क्यों दिया जो पूरे टाइम उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है? क्योंकि मेरे नॉलेज में एक व्यक्ति है, इसलिए मैंने ये कहा है कि जो मंदिर के पुजारी थे और उनके बेटे की यंग एज में डेथ हुई। क्या कारण था? तो बदला क्यों नहीं? बदल देते, क्योंकि पता था ये मेरे भक्त का सबसे बड़ा कष्ट है, मैं हर लूं। नहीं किया, कर नहीं सकते हैं। पर उनको वो इतने इवॉल्व हो गए भक्ति के साथ जुड़कर कि उन्होंने इस दुख को भी आसानी से सहन किया कि भाई यही ईश्वर की मर्जी थी। इस लेवल पर जो पहुंचता है वो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है कि बड़े कष्ट को भी ये कहता है कि ये भी ईश्वर की मर्जी थी। तो इसलिए ईश्वर इससे बाहर है। आप अपने कर्मों को भोगेंगे ही। यह आपकी पत्रिका में ही लिखा है कि अगर अदृढ़ कर्म है तो मैं ही बदलवा दूंगी, मैं ही आपको उपाय बता दूंगी, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी तो आपको कुछ उपाय ही बताऊंगी ना, देव कृपा के कोई उपाय बताऊंगी, कुछ मंत्र बताऊंगी, कुछ दान, तो मैं भी तो ईश्वर का ही रास्ता बताऊंगी आपको। तो उन्होंने मुझे चुना है आपके लिए कि इनके पास जाओ, मिल जाएगा रास्ता, मुझे या किसी भी ज्योतिषी को। तो अगर आप एक अच्छा ज्योतिषी पा जाते हैं अपने जीवन में, तो आप समझिए कि आपका कुछ भविष्य, कुछ अदृढ़ कर्म है जो कि चेंज किए जा सकते हैं, तभी तो आप वहां तक पहुंचे हैं। मुझ तक भी सब तो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर मेरा पहुंचना लिखा है तो मैं पहुंचूंगी। दैट्स इट। तो फिर लिखा पर आ गए ना आप फिर से, जो लिखा है वही तो होगा। तो फिर बहुत से उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं कि असंभव बहुत सारे लोगों के जीवन में संभव हुआ है, होता है। ये उनको लगता है, मैं उनकी कुंडली देखकर पहले ही कह दूंगी कि ऐसा ही होगा। अच्छा। उनको असंभव लग रहा ना, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा वो कर सकते थे। आज एक यूट्यूबर बच्चा था जिसने बहुत पहले मुझे कंसल्ट किया और ये कहा कि मतलब मैं क्या फेमस हो पाऊंगा? तो मैंने कहा कि तुम बहुत फेमस हो जाओगे। तो उसने कहा मैम कितना फेमस हो जाऊंगा? तो मैंने कहा कितना क्या, पर हाँ तुम्हारे मतलब यूट्यूब वगैरह तुम करना चाहते हो तो मतलब मिलियंस में, जो भी तुम लोग आजकल बोलते हो, उतने फॉलोअर्स या और भी ज्यादा। उसने कहा मैम मैं तो मतलब 5-10 लाख भी मेरे फॉलोअर्स हो जाएं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उसकी यही उम्मीद थी ना, इतनी ही सफलता वो सोच रहा था। मैंने कहा नहीं, इससे तो बहुत ज्यादा। ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन टुडे। उसके लिए वो चमत्कार जैसा है, पर चमत्कार नहीं है,
उसकी पत्रिका में तो उस दिन लिखा गया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। तो फिर मुझे ये बताइए, ये जो बहुत सारे कॉमन उपाय बताए जाते हैं, जी। कॉमन रेमेडीज बताई हम्म, जाती हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स इस पर बात करते हैं, तो क्या ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सब कुछ फ़ॉलो भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि बताने वालों पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगी कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन फ़ॉलो करने वालों पर मैं कहूँगी प्लीज़ डू नॉट डू दिस। क्योंकि हर ग्रह की स्थिति आपके चार्ट में डिफरेंट है। हुँ, शनि के मंदिर जाइए, शनि पर तेल चढ़ाइए, आपके पास पैसा आ जाएगा। आप यहाँ घी, शहद कुछ भी लगा लीजिए, हुँ, पर पैसा आ जाएगा। प्लीज़ छोड़िए इन लोगों को, बेचारे सीधे-साधे लोगों को भ्रमित मत कीजिए। हो सकता है आपके चार्ट में शनि भाग्येश हो, और जब आप वहाँ तेल चढ़ाने जा रहे हैं, तो आप अपने भाग्य को बहा रहे हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स, प्लीज़ स्टॉप इट। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब ना करें। आप बिना बात के प्रयोग ना करें अपने साथ, बहुत खराब हो सकता है आपके साथ। तो ये आजकल मैं भी देख रही हूँ कि अलग-अलग वीडियोज़ आ रहे हैं। कोई कहता है कि राहु पैसा देता है, हुँ, कोई कहता है शनि पैसा देते हैं, हुँ, कोई कहता है शुक्र पैसा जी, देता है, कोई कहता है नहीं गुरु अच्छा कर लो तो पैसा आएगा। हुँ। पैसा कौन-सा ग्रह देता है और कैसे देता क्योंकि है? ज्योतिष पढ़ी नहीं है तो सब ग्रह बता रहे हैं। ज्योतिष पढ़ लेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। हॉरोस्कोप का दूसरा, काल पुरुष का दूसरा घर धन का है, तो कौन देने वाला हुआ? शुक्र। काल पुरुष में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, उसके स्वामी शुक्र है, तो धन तो शुक्र देते हैं। अभी हुँ, सुनिएगा, हुँ, 11th हाउस इनकम है, हुँ, वो शनि की टेरिटरी है। तो शनि इनकम आय कहाँ से होगी, कितनी होगी, हुँ, ये आपके शनि डिसाइड करते हैं। पर मेरे पास बहुत संपत्ति हो सकती है मेरी आय से भी ज्यादा, अगर मेरा शुक्र अच्छा है। हुँ, मे बी मेरे पति बहुत कमाते हो, हुँ, तो वो संपत्ति भी तो मेरी होगी। हुँ, तो दूसरा घर यानी शुक्र और शनि, तो ये 2 ग्रह पक्के हो गए पैसे देने वाले। हुँ, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 11वें घर के दोनों के कारक हैं। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कारक एंड लॉर्ड। कारक उस भाव की ब्यूटी बताता है। शुक्र धन देते हैं, बृहस्पति बताते हैं कि इस धन का यूज कैसे होगा। अच्छा। धर्म के कार्यों में होगा, अच्छे कार्यों में होगा, या हम कहीं गलत जगह लुटा रहे होंगे। हुँ, तो धन की सुंदरता, हुँ, धन का सुंदर स्वरूप बृहस्पति से डिसाइड होता है। अच्छा, आप सही रास्ते से पैसा कमाएंगे, गलत, ये बृहस्पति देव बताएंगे। तो 3 ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और शनि, हुँ, 2 देने वाले हैं, एक देने वाला है हुँ, शनि, हुँ, संचित धन देने वाले हैं शुक्र, और इनकी ब्यूटी बताने वाले हैं बृहस्पति। अब आया राहु। राहु इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर। वो जिसके साथ होगा उस चीज को बहुत बढ़ा देगा। अच्छा, तो अगर वो शुक्र के साथ है तो ये एक बड़ा धन योग है। फिर वो अच्छा, शुक्र के प्रभाव को आपकी कुंडली में बहुत बढ़ा देगा। अगर वो शनि के साथ है तो ये भी एक बड़ा धन योग है, क्योंकि वो आपके इनकम को, अगर वो अपनी दशा में आ जाएगा तो मल्टी फोल्ड बढ़ा देगा। हुँ, पर अगर वो देवगुरु बृहस्पति के साथ आएंगे तो राहु बहुत हैप्पी नहीं है, हुँ, क्योंकि तब उनको मजबूर होना पड़ता है, वो गुरुदेव से अनुशासित होते हैं थोड़े से। हुँ, तो गुरु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बड़े धन का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि अच्छा, एक चेक है हुँ, कि देवगुरु कहेंगे नहीं नहीं, हर तरह से पैसा मुझे नहीं चाहिए, हुँ, तो ये एक मीडियम उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। बट शुक्र और राहु, शुक्र और शनि बड़े धन का कॉम्बिनेशन है। एक और ग्रह जो कि चंद्र, जिसका कोई नाम नहीं लेता, हुँ,
हमारे यहाँ चौथे घर के स्वामी हैं काल पुरुष में, कर्क राशि के स्वामी हैं। हम्म। पहले क्या कहा जाता था? गोधन गजधन बाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन यानी गाय, हाथी, घोड़े, धन धान्य, इससे भी बड़ा एक धन है संतोष का धन, और उसके आगे ये सब बेकार हो जाते हैं, वो चंद्र देता है। चंद्र आपको गोधन गजधन भी दे सकते हैं, बढ़िया गाड़ियां, लग्जरी की कारें, ये सब चंद्र देते हैं, शुक्र नहीं देते। शुक्र और चंद्र मिलके देते हैं वैसे, बट चौथा घर तो वाहन का है और चंद्र अच्छा है तो ही आप मर्सिडीज चलाते हैं, तो ही आपके पास फ्लीट ऑफ लग्जरियस कार होती है। तो हर ग्रह का रूप है। केवल राहु अच्छा करने से तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठे हों, नीच के हों, आप बताइए कहाँ से धन आएगा आपके पास? तो चारों तरफ ये जो हल्ला है राहु का, राहु अच्छा कर लो, राहु अच्छा कर लो, राहु अच्छा कर लो, बेकार पैसे है। आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए तभी मैं कहती हूँ कि इस मृग तृष्णा के पीछे भागना जो ज्योतिषी सिखा रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटा आदमी जिसकी पत्रिका में कोई योग नहीं है, वो पूरी उम्र बेचारा ये बेकार के उपाय कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि अब वो अपने प्रारब्ध को भी नहीं स्वीकार कर पा रहा है। उसको लगता है शायद बदल जाए, और बदलेगा है नहीं। फिर आप क्या करते हैं? आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप गलत रास्ते से धन कमाने की तरफ जाते हैं, तब ये लूटपाट होती है, फिर ये चेन खींची जाती है। ये भी तो राहु करवाता है। आप राहु एक्टिव करवा रहे हैं, ये भी तो होगा। गलत रास्ते से पैसा कमाने की चाह। तेज पत्ते पे नंबर लिख लो, पर्स में रख लो, घर में जला लो तेज पत्ता, मैं ये तो कहती पैसा हूँ आएगा। कि ऐसे 10 लोगों को जोड़िए और आप 1 महीने उनको फॉलो करवाइए, कहिए कितना पैसा आया, तब बात होगी ना। और उस ज्योतिषी को उस लूप में रखिए कि प्लीज अब आप मना नहीं कर सकेंगे, ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। या तो आप शुरू से बताइए कि ऐसा हो नहीं सकता, सबके लिए बहुत पैसा लिखा ही नहीं है, तो छप्पर फाड़ के धन कहाँ से आएगा जब लिखा ही नहीं। शुक्र पैसा देता है तो शुक्र की जो महादशा होती है वो भी बहुत लग्जरीज और पैसा देती होगी। नहीं, अगर आपका शुक्र नीच का है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आपकी तो मृत्यु होगी उस समय। क्या लग्जरी है? अच्छा, देखिए, कोई ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एकदम मृत्यु की बात ये नहीं, किसी का हो वो डर जाए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इफ प्लैनेट इज नॉट वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शुक्र की दशा में बड़े बड़े डिमोशंस, बड़े बड़े बैंक्रप्सीज, समाज में बदनामी पैसे को लेकर, ये भी तो शुक्र की दशा में ही होती है। अच्छा, किसी का शुक्र ऐसा होगा और किसी का शुक्र बहुत पैसा देने वाला होगा। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि मेरी शुक्र की महादशा चल रही है लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा हो नहीं रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यही मैं बोल रही हूँ। एक ये इतनी डीप साइंस कहेंगे हम, ये पत्रिका का एक पूरा गठन है, ग्रह है, राशि है, नक्षत्र है। आप कहाँ सबको भेड़ और बकरी को एक चाल से मतलब हाँक रहे हैं? नक्षत्र भी तो होते हैं। फिर उसके अंदर देयर आर 3 लेयर्स, हाउस, साइन, प्लैनेट, नक्षत्र। कहते हैं ना कि भगवान राम का जन्म तब हुआ जब कहते हैं ना कि लग्न, वार, दिन, तिथि, नक्षत्र सब अलाइंड था, तब ईश्वर ने जन्म लिया। इसी तरह जब आपकी पत्रिका में सब अलाइंड होता है किसी समय, किसी दशा में, वो समय आपके लिए करोड़पति बनाने का, पारस टच जिसको आप कहते हैं, मिडास टच का होता है। पर ऐसा बिरले चार्ट्स में होता है, ये समझ लीजिए। इतने चार्ट्स हजारों लाखों मेरी आंखों से गुजर गए, ये विरलों में होता है जहां पर ये सब चीजें ऐसी अलाइंड होती हैं। तब आप कॉन्फिडेंस से कहते हैं कोई कुछ कर ले तुम बड़े आदमी बनोगे।
आज आप जो भी हो, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, आप इस उम्र तक ये करेंगे, क्योंकि वो अलाइनमेंट है, वो सर्किट एक कहते हैं ना पूरा हो रहा है। तो कहाँ मतलब कुछ भी, ज्योतिष की इतनी लेयर्स, और उनमें आप जनरलाइज करके इसकी दशा अच्छी उसकी दशा खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि की दशा बहुत अच्छी और बृहस्पति की दशा बहुत खराब जाएगी। सिर्फ अगर आपकी लग्न वृषभ है तो बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो अष्टमेश है। और अगर तुला लग्न है तो शनि की दशा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो योग कारक हैं। फर्क समझ रहे हैं आप? तो क्या समझना चाहते हैं कि बृहस्पति अच्छा है या शनि? नहीं, सब अच्छे हैं। आपकी पत्रिका के लिए कौन अच्छा है, सोचना तो ये। तो क्या लोगों को अपना वीकली हॉरोस्कोप देखना पढ़ना छोड़ देना चाहिए, I will say- ईयरली हॉरोस्कोप को फॉलो करना छोड़ देना I चाहिए? will say, for fun or for general flavor of that day or year, general flavor of that year, आप अपने राशिफल से थोड़ा बहुत, डे टू डे वाला तो मुझे नहीं लगता कोई सीरियसली लिखता भी है। देखिए, मैं ज्योतिष की लूप होल्स में भी गई हूँ, इसलिए मैं उस पर तो ज्यादा नहीं कहूंगी। बट हाँ, ईयरली अगर किसी ज्योतिष ने सोच समझ कर थोड़ा सा लिखा है, जैसे अगर मैं अपने चैनल पर कोई प्रिडिक्शन दे रही हूँ तो मैंने उसको बताया है आधार कि ये मैंने 1 जनवरी को ये समय लेकर, उज्जैन को ये समय देकर लेकर बनाया है, इस वक्त ऐसी स्थिति है, तो एक फ्लेवर ऑफ द ईयर आपके लिए ये हो सकता है। तो मैं इस तरह तो ठीक है थोड़ा बहुत, बट कोई कहे कि हाँ मेरी सारी बातें उसमें सही होंगी, नहीं। लेकिन आपकी पत्रिका जब मैं देखूंगी तो बहुत बातें सही होंगी, क्योंकि तब मेरे पास पूरा डेटा है। किसी के पास उसकी सही जन्म तिथि नहीं है हाँ। या सही जन्म का समय नहीं जी। है, वो क्या करेगा? वो देखिए, कैसे अपनी डिटेल्स देखिए दे अजिता सकता है? जी, अच्छा प्रश्न है आपका। उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि फिर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं है और माना आपको आंसर चाहिए ही चाहिए। भाई मेरी नौकरी लगेगी, मैं बीमार हूँ, ठीक हो जाऊंगा, मैं घर खरीद पाऊंगा, है ना, लाइक दैट। तो हम फिर उस इवेंट के लिए आपकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं, और प्रश्न कुंडली से हम आपको आपके उस प्रश्न का आंसर पूरा थॉरो दे देंगे कि कब ठीक होंगे, कब नौकरी लगेगी, क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग। बट अगर आप कहें कि हम प्रश्न कुंडली से आपकी पूरी जिंदगी बता देंगे, तो नहीं, अच्छा। वो नहीं पॉसिबल है। जन्म का समय तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एवरी 2 आवर्स लग्न बदल रही है ना ईस्टर्न हॉराइजन पर, तो 2 घंटे में ही फर्क आ जाएगा, तो हम 12 कहाँ आपका बनाते रहेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रश्न कुंडली से किया गया प्रिडिक्शन बहुत अच्छा, 100% एक्यूरेट होता है। बिल्कुल 100% जाएगा। प्रश्न कुंडली अलग तरीके से देखी जाती है, तो उसका ज्ञानी हो उसी के पास जाइए। जो नॉर्मल ज्योतिषी है जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न में माहिर हो। प्रश्न कुंडली के पूरे पढ़ने का तरीका ही भिन्न है। अच्छा। वहां छठे के चंद्रमा को बहुत अच्छा मानते हैं प्रश्न कुंडली में, जन्म कुंडली में छठे का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। तो मैंने कहा ना, भेद है। आपका नॉर्मल ज्योतिषी प्रश्न कुंडली अच्छी पढ़ दे जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उसकी प्रश्न में गति है तो वो पढ़ देगा और सही पढ़ देगा। और आपके पास अगर आपकी डिटेल्स हैं, उनको क्रॉस चेक करवाना हो, वो आपके मुताबिक सही हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब कोई ज्योतिषी उसको देखे और वो इवेंट्स कोरिलेट हों उस चार्ट के साथ, तो क्या उसको करेक्ट करने का भी कोई तरीका है? बहुत इजी मेथड है। एक तो कि हम नवांश देख लेते हैं। नवांश के जो त्रिकोण होते हैं 159 हाउसेस, उनमें बैठे ग्रह, अगर ग्रह बैठे हैं तो वो आपकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, कोर, जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब किसी व्यक्ति को, कोई मेरे पास आए और वो बिजनेसमैन थे, और बस मैंने उनसे, उनको भी यही था कि कुछ डाउट था पत्रिका का, मैंने बस एक बात पूछी कि क्या आपको म्यूजिक में शौक है? तो मतलब ही वॉज इन टीयर्स। उन्होंने कहा म्यूजिक मेरा पैशन होता था। नवांश गलत नहीं बोलेगा। तो जन्म से आप म्यूजिक लेकर पैदा हुए, या आपकी सोल लेकर पैदा हुई थी। लग्न पत्रिका गलत हो रही है, तो फिर नवांश जो कि
कुछ मिनट्स में बदलता है, तो हम उससे आपका अगर नवांश सही आ गया हम्म। तो हम बहुत जल्दी रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा। विद इन सेकेंड्स आई कैन टेल यू कि हम्म। दिस इज नॉट द राइट चार्ट। अगर आपकी पत्रिका, नवांश की पत्रिका में राहु या केतु आपकी लग्न में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी, या उसमें कोई फोर्सेप या कोई चीज यूज नहीं हुई है, तो आपकी पत्रिका सही नहीं है, हम्म। मैं उसको देखूंगी ही नहीं। हम्म। फिर दूसरा तरीका होता है कि हम पास्ट इवेंट्स को प्लेस करते हैं, जो कि फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं लाइफ के। जैसे आपके पिताजी के, खुदा ना करे, लेकिन अगर मृत्यु हुई है हम्म। तो हम वो इवेंट पूछेंगे, दैट वाज अ फिक्स्ड मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम्म। वो हमें उस गणना में जो टाइम आपने दिया है उसमें मिलना चाहिए, प्राण दशा तक जाकर, कि जिस दिन पिता की डेथ हुई उस दिन क्या 9th हाउस एफ्लिक्शन में था, क्या 9th लॉर्ड एफ्लिक्शन में था, क्या उसका 8th 12th 6th से संबंध बन रहा था। नहीं बन रहा तो पत्रिका सही नहीं, पिताजी नहीं जा सकते थे। हम्म। तो फिक्स्ड इवेंट हमें चाहिए होते, पहली नौकरी, शादी, बच्चे का जन्म, ये फिक्स्ड है। बीच के हर रोज के नहीं कि मैंने तब नौकरी बदली, मतलब वो भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये फिक्स्ड से तो हम बहुत जल्दी जो प्लेस बड़े कर देते हैं। इवेंट्स होते हैं लाइफ के, इनको हम फिक्स्ड कहते हैं। जन्म मृत्यु फिक्स्ड है। इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे ज्योतिषी डेथ का प्रिडिक्शन कर देते हैं जी। तो क्या मृत्यु का प्रिडिक्शन करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये देखिए अजीता जी, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक बहुत लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि जब तक बिल्कुल एक्यूरेट पत्रिका आपके हाथ में ना हो, मृत्यु तो क्या, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप किसी सेलिब्रिटी की डेथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो मैं उस ज्योतिषी से हाथ जोड़कर पूछना चाहती हूँ कि आपको पत्रिका किसने दी थी? Who has given you the chart? Please tell me. या ऐसा कौन सा ज्ञान है, तीसरी आंख है, जिससे आप बात कर रहे हैं? इतना बड़ा ज्ञान और इतनी बड़ी आंख तो ईश्वर ने किसी को दी ही नहीं। त्रिकालदर्शी तो वो खुद ही हैं बस, और कोई नहीं। आधार क्या है? तो पहली बात तो गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि आई एम श्योर आपके पास पत्रिका नहीं है। और अगर पत्रिका है तो भी आप ज्योतिषी होने के सबसे बड़े एक मतलब जो हमारी ओथ है उसका मान भंग कर रहे हैं जब आप अपने क्लाइंट की पत्रिका सोशल मीडिया पर खोल रहे हैं। हमारी तो ओथ है कि सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, आपकी प्रिवेसी मेंटेन्ड है मेरे पास, तो यानी सब झूठ हो रहा है और प्रिडिक्शन मृत्यु का नहीं करना चाहिए। एथिकली यू शुड नॉट। लेकिन किया जा सकता है, किया जा सकता है 100%। जैसे सब प्रिडिक्शन से मृत्यु का भी प्रिडिक्शन। देखिए, एक अगर उम्र पर कोई व्यक्ति है, अस्पताल में है, वृद्ध हैं, मैंने भी कईयों का किया, अगर उन्होंने यही पूछा कि अब क्या दिख रहा है माता जी का, या आप बहुत सफर कर रही हैं, ठीक, मैंने भी बताया कि अब इस दिन मुक्ति है, वो एक अलग बात है। पर मैं किसी 20 वर्ष के बच्चे की डेथ को प्रिडिक्ट कर कर उसकी माँ का पूरा जीवन खराब नहीं कर सकती। आप सोच रहे हैं? मृत्यु योग को टाला भी जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। पर वही बात है ना कि कुछ अलग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कभी कोई, हमें देखने का तरीका है कि पहले हम देखेंगे कि हमारी आयुष्य का पोटेंशियल क्या है। मेरा लग्न लॉर्ड अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में मेरे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, 3 6 11 में मेरे क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब ये जनरल ऊपर एक हमने देख लिया। एंड आई केम टू नो कि आयु तो इसकी अच्छी है, मतलब एक जनरल हमें दिख जाता है। फिर अगर आप कितना भी आप कहें कि भाई इस समय बहुत सीरियस है, तो मैं आपको उपाय बताऊंगी कि बचेगा बच्चा या बचेगा वो व्यक्ति। ये एक ऐसा समय आया जिस वक्त आपको कठिन समय है, मृत्यु तुल्य कष्ट का समय है, मृत्यु नहीं है। पर कोई कहे कि मैंने अपने उपाय से उसकी मृत्यु टाल दी थी, अगे न लाए। अच्छा, आपने नहीं टाली थी, उसकी मृत्यु थी ही नहीं। अच्छा, मृत्यु तो कोई नहीं टाल सकता, तो मृत्यु नहीं टाली जाती।
हाँ, समय कुछ ऐसा होता है कि जो खराब था हम्म, बट मृत्यु नहीं थी, तो उसमें फिर आप जाप और ये और दान सब बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी ये कहते हैं कि ये समय है या ये योग है, अगर ये टल गया हम्म, तो फिर आगे बहुत लंबी वो वही उम्र है। कहते हैं कि खराब, बहुत खराब, मृत्यु तुल्य समय। हम्म, बट आई थिंक मृत्यु तो नहीं है उस वक्त। मतलब आप उपाय नहीं भी करेंगे तो भी वो व्यक्ति बचेगा। 100%। अगर आपकी आयु पूरी नहीं हुई है, आप देखिए, मुझे लगता है कि कॉमन सेंस अगर हम यूज करें ना, हम्म, कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं जो डेथ बेड पर हैं, और हर दिन उनका हर घर वाला और वो खुद मना रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु क्यों नहीं हो रही? हम्म, और किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत मना रहे हैं कि ये बच जाए, हम्म, तो ना वो पहले मर सकता हम्म। है और ना वो बच सकता है। सिंपल, एक्सेप्टेड। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है चार्ट में बहुत सारे ग्रह राइटली प्लेस्ड होते हैं, अच्छे स्थान पर होते हैं, लेकिन वो कंबस्ट होते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं। हम्म तो ऐसे में क्या उस स्थान को या उस ग्रह को हम्म मजबूत किया जा सकता है किसी उपाय से? देखिए क्या होता है ना कि ये तो आपको हमारे क्लास में सब मिलेगा पढ़ने को, क्योंकि वो टॉपिक्स हैं जो बहुत डीप हैं। हम्म, कंबशन इज समथिंग वेरी सीरियस टॉपिक। हम्म, ये थोड़ी कि अस्त हो गया आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ये नहीं होता है। हम्म, अस्त कब होता है ग्रह? सूर्य से अस्त होता है ना। सूर्य की रश्मियों के करीब आप होंगे तो आप जल जाएंगे। आप की कार की हेडलाइट शुरू खड़ी मतलब जल रही है और आप पीछे खड़े, तो आप कुछ देख सकते हैं क्या? आप दिखेंगे कहीं? बस यही सूर्य के करीब आने पर अस्त हो गए आप दिख नहीं रहे। हम्म, ये अस्त होना है। अब देखना ये होगा कि सूर्य किस स्थान का मालिक है और वो किसे अस्त कर रहा है। अगर सूर्य दशम का मालिक है फॉर एग्जाम्पल, और वो अष्टमेश को अस्त कर रहा है, करियर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम्म, कोई उपाय की जरूरत नहीं। अष्टमेश दशमेश से अस्त है, हम्म, बहुत बढ़िया बात है। जो दशमेश चाहेगा वो होगा, अष्टमेश की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। बट अगर अष्टमेश सूर्य है और लग्नेश अस्त हो रहा है, तब आप परेशानी में हैं, क्योंकि एक नेगेटिव प्लैनेट ने पॉजिटिव प्लैनेट को अस्त कर दिया है। हम्म, आपका जीवन में कोई नाम लेवा नहीं होगा, आपका कोई प्रकाश नहीं होगा। हम्म, आप तो अब इसमें भी क्या है कि अगर अष्टमेश ने लग्नेश को अस्त किया, तो हम कहेंगे कि आप ज्योतिष की तरफ जाइए। फिर देखिए आपका कितना बढ़िया काम करता है ये संयोग। बढ़िया है, अष्टमेश लग्नेश को अपने साथ लगा देगा। हम्म, लग्न क्या है? हमारी चेतना, बुद्धि, वो अष्टम भाव से हमने जोड़ दी तो बढ़िया हो जाए। तो उपाय की जरूरत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। मैं अलाइनमेंट करवाती हूँ, हम्म। ये कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। खराब हुआ है ना, मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगी, ये कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग लग्न देखते हैं, लग्न से कुंडली देखते हैं। कुछ लोग आपका मून साइन देखते हैं। हम्म। पूरी ज्योतिष जो हिंदू ज्योतिष है, इसको वैदिक ज्योतिष कहना भी गलत है। किसी वेद में ज्योतिष का कोई नाम नहीं है। ज्योतिष वेदांग का एक हिस्सा है। तब केवल चंद्र और सूर्य की गणना होती थी, जो कि हम्म, मुहूर्त वगैरह के लिए यूज किया जाता था। वैदिक ज्योतिष कहना गलत है, ये अच्छा। हिंदू ज्योतिष है। हम्म, ठीक है। हम्म, और ये पूरी की पूरी चंद्र पर ही बेस्ड है। हमारी राशि, नक्षत्र, दशा सिस्टम सब चंद्र पर बेस्ड है, एवरीथिंग। पर लग्न, लग्न मतलब हमारी बुद्धि। ये वो समय है जब मेरा शरीर माता के गर्भ से बाहर आने के बाद पहली बार धरती से जुड़ा। दैट इज लग्न। लग्न का मतलब है जुड़ना। शादी होती है ना, लग्न हम्म, होती है, लग्न हम्म, जोड़ी जाती है। लग्न का मतलब होता है संयुक्त होना। तो उस वक्त सबसे पहली मेरी चेतना जागृत होती है। नाउ व्हाट? क्योंकि आप अंदर तो सिक्योर्ड, खाना पीना मिल रहा था, अंधकार में थे आप। अब पता चलता बच्चा रोता है। अब सब लोग कहते हैं कि वो, हाँ, मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि अब उसका बैटल शुरू होता है, उसकी चेतना जागृत होती है। अब क्या होगा?
नाउ व्हाट? तो लग्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप जहां लग्न है वही चेतना है, वही बुद्धि है, वही प्रकाश है। चंद्र हमारा मन है। अब अगर मेरे पास, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, मैंने बहुत प्रसिद्धि पा ली है, मेरी लग्न बहुत अच्छी है, ये सब हो जाएगा? मेरी लग्न अच्छी है, मैं ये सब कर लूंगी। अब मेरा चंद्रमा बहुत खराब हो गया तो क्या होगा? जो भी कुछ मेरे पास होगा मैं उसको बिल्कुल इंजॉय नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास मेंटल पीस नहीं होगी, मैं एंग्शियस होंगी, मैं किसी सुख को सुख नहीं कह रही होंगी। ये चंद्र और लग्न का फर्क है। चंद्रमा से सुख देखिए और लग्न से उन्नति देखिए। बहुत बहुत घर में किसी की बिल्कुल शांति नहीं है, घर बसा भी नहीं हुआ है, पर जीवन आकाश छू रहा है। नरेंद्र मोदी जी, चंद्र नीच का था चार्ट में, मोदी जी के है। लग्न लॉर्ड उसको नीच भंग दे रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट मैन, कि मन पर तो पूरा काबू है मेरा, मेरी लग्न प्रबल है। मैं जो चाहूंगा मैं मन को कंट्रोल में करके कर लूंगा। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ पीएम मोदी। तो लग्न और चंद्र राशि का परस्पर अच्छा होना आपकी कुंडली का बड़ा योग होता है। अगर मेरी चंद्र राशि शुक्र की है और मेरी लग्न सूर्य की है, मैं हमेशा डोलड्रम्स में रहूंगा। कभी मेरा कुछ होगा, जहां मेरी प्रसिद्धि होगी वहां मुझे सुख नहीं होगा, जहां सुख होगा वहां मेरी प्रसिद्धि, मतलब इट्स अ क्लैश। सो दोनों को देखना पड़ता है। रिलेशनशिप्स को कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं? काल पुरुष में सप्तम भाव शुक्र का है। तो अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, पति पत्नी इस तरह के, तो वो सप्तम भाव है, शुक्र प्रभावित करते हैं सबसे ज्यादा। आपकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो फिर ये आपको अच्छी मैरिटल लाइफ नहीं दे सकेगा शुक्र। अच्छा, तो जब लोग शादी करते हैं तो कहा जाता है कुंडली मिलाकर करनी चाहिए शादी। बहुत से लोग इसको मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। आज मानना के चाहिए? समय में मैं कहूंगी कि जो ट्रेडिशनल गुण मिलान है ये काफी ऑब्सलीट मेथड है। इसको मैं भी बहुत गौर नहीं करती हूँ। मैं केवल चंद्र राशियों के मित्र होने पर बहुत गौर करती हूँ आज के समय में, क्योंकि ज्योतिष को देश काल पात्र वातावरण से हमको उसकी अलाइनमेंट करनी आनी चाहिए। अगर आप एक गांव की लड़की की पत्रिका देख रहे हैं और एक शहर की लड़की की पत्रिका देख रहे हैं, आपको डिफरेंट तरह से देखना होगा। उसके लिए शायद आप अगर गुण मिलान कर लें तो अच्छा है। पर अगर शहर की लड़की जो एक इंडिपेंडेंट लड़की है और अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने वाली है, तो उसके लिए आप इतना ज़्यादा मत देखिए मिलान वगैरह, क्योंकि वो वैसे ही इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस की लड़की है। वो कभी किसी के अंडर में बहुत ज़्यादा रहना ही पसंद नहीं करेगी। सो अलाइनमेंट चंद्र राशियों का देख लें, सो दैट पति पत्नी के मन मिले रहें। जिंदगी में चाहे जो भी हो, आप अपना इस रास्ते पर हैं, मैं इस रास्ते पर हूँ, मैं सब, लेकिन मेरे मन जुड़े हुए हैं, तो एट द एंड वी आर हैप्पी टुगेदर। सो आई सी दैट ओनली इन टुडेज वर्ल्ड। चंद्र राशि अगर अच्छी है तो बढ़िया रहता है। मांगलिक दोष को मानना चाहिए? मांगलिक दोष आई थिंक ओवरली क्रिटिसाइज्ड कह सकते हैं या मान्य है। कोई भी एक अशुभ प्रभाव मैरिज को खराब नहीं कर सकता, अकेला मंगल खराब नहीं कर सकता। अगर किसी का शुक्र बहुत अच्छा है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सुख देने वाला है वो पूरा बढ़िया बैठा हुआ है। सो आई विल से कि बहुत ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे मांगलिक दोष के निरस्त होने के कम से कम 8 से 10 कॉम्बिनेशन
बीवी रमन साहब ने अपनी बेसिक किताब में लिख दिया है। साउथ के बहुत बड़े ज्योतिषी हुए, मैं उनकी कह सकती हूँ कि मतलब उनके लिए मैं मतलब एकलव्य की तरह मैं उनकी किताबों से पढ़कर बड़ी हुई हूँ, और बाद में के.एन. राव साहब से साक्षात पढ़ने का मौका मिला, तो मैं दोनों गुरुओं को इक्वल मान देती हूँ। तो बीबी रमन साहब की पहली बेसिक बुक में है कि मंगल दोष कब कब स्वयं निरस्त हो जाता है, तो वो पता नहीं है आपको, और आप मंगल मंगल करके बच्चे की शादी लेट कर रहे हो। किसी को एक बार अच्छे से दिखा लो, हो सकता हो ही ना। और फिर दूसरा होता है कि मतलब आप और क्रूर ग्रह भी उसको काट सकते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट, बहुत वेट नहीं देना चाहिए जब तक अच्छी तरह से आप उसकी एनालिसिस नहीं कर चुके। बहुत सारों की शादी ही नहीं होती है, या वो कम एज में ये डिसाइड करते हैं कि वो सिंगल रहेंगे, बाद में एक टाइम के बाद जाके उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत फैसला लिया था। अब ये फैसला उनका स्वयं का था या उनकी दशाएं ऐसी थी, ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि उनको यही फैसला लेना था और उनको सिंगल रहना था। मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब ये इस तरह के तो कितने भी आप प्रश्न करेंगी तो एक ही आंसर होगा कि दशा ही ऐसी थी। और बाद में दूसरी दशा आई तो उसने कहा ये गलत हो गया, ऐसा कर लेना चाहिए था, और इसके पीछे प्रारब्ध था। दशा ही दिशा दिखाती है, ये राव साहब का एक बहुत फेवरेट डायलॉग होता था, दशा दिशा दिखाती है। कई बार हमारी ऐसी दशा चलती है कि हम उस तरफ चले जाते हैं, बाद में जब दशा बदलती है तो ये रियलाइजेशन होता है कि ये तो उतना सही नहीं था, तो हम दूसरी तरफ आ जाते हैं दशा की वजह से। और कॉम्बिनेशंस भी होते हैं चार्ट में, लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन होंगे, तो उसने उस वक्त तो ग्रह उसको कंपेल कर रहे थे मत करो मत करो, क्योंकि लेट होना था। 35 साल बाद 36 साल बाद ध्यान आया कि कर लेता, क्योंकि योग अब आया है तो शादी तो अभी होनी थी। तो लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन भी रहा होगा। सेहत के लिए कौन से ग्रह होते हैं, किस ग्रह से आप स्वास्थ्य को देखते हैं? मैंने कहा ना कि ज्योतिष बेसिक जो समझता है उसको तो पहले क्लास में ये समझाया जाती है सारी बातें। लग्न हमारा शरीर है, तो स्वास्थ्य किससे देखेंगे? मंगल से देखेंगे। लग्न का स्वामी मंगल है। जितना मंगल जिसका स्ट्रांग होगा उसके पास उतनी ही लड़ने की क्षमता है। तो लग्न से देखेंगे, मंगल से देखेंगे, सूर्य से देखेंगे, सूर्य लग्न का कारक है, तो स्वास्थ्य जनरल इम्यूनिटी आप सूर्य से देखेंगे, रोग से लड़ने की क्षमता आप मंगल से देखेंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ भी मंगल से देखेंगे। बृहस्पति जीव कारक ग्रह है, तो बृहस्पति देखेंगे तो आई विल से 3 प्लैनेट्स, सन, मार्स एंड जुपिटर। अच्छा, तो अब मैं आ जाती हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पे जो हर आम व्यक्ति के जहन में घूमते हैं। रोजमर्रा में हम लोग इसकी बहुत बात करते हैं जी। आप इसको भ्रांति भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसको सच भी मानते हैं। आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे जवाब हम अपने व्यूअर्स को दे पाएं। कोशिश करते हैं। और इसके बाद हम फिर 2026 पर आएंगे। अच्छा। 2026 में लोग अपने कह सकते हैं साल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं चाहूंगी एक बहुत ऑथेंटिक उनको हम, आप इसको उपाय कहिए, रेमेडी कहिए, जो भी कहिए, वो लाइफस्टाइल चेंजेस की कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वो हम अपने व्यूअर्स को दे पाएं, जो उनका पर्सनल टेक अवे होगा हमारे इस पॉडकास्ट से। ओके। तो सबसे पहले सपने में देवी देवताओं को देखने का मतलब क्या होता है? देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं सपना जो है हमारे सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपने या तो कहीं किसी मंदिर में जाने का सोचा था, आप नहीं जा पाए, तो वो सबकॉन्शियस में बात है, तो आपको बार बार दिख रहा है। किसी भी एक मंदिर में जाकर दर्शन कराइए। अच्छा, अपने उतरे हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल देने चाहिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि नहीं देने चाहिए। आप बिल्कुल दें, लेकिन सिर्फ एक काम करें, क्योंकि ये तो मानना ही होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। तो जब हम कपड़ा कोई पहनते हैं तो वो हमारी एनर्जी उसमें होती है। अब अगर हमने किसी को दिया तो उसकी एनर्जी पता नहीं कैसी, और हो सकता मेरी ऊर्जा भी उसके लिए अच्छी साबित ना हो। जरूरी नहीं है ना, मेरी ऊर्जा बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी बहुत नेगेटिव हो सकती है, तो मे बी ही फॉल्स सिक और मे बी,
तो क्या अच्छा, करें? अच्छी ऊर्जा वाले का कपड़ा भी इससे भी ही कैन फॉल हाँ, सिक। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी तो मैच नहीं हो रही ना। ओह! आपने अच्छा। नेगेटिव में पॉजिटिव तार जोड़ दिया, हुँ, करंट लग जाएगा। अच्छा। हाँ, हुँ, तो आप अपने कपड़ों को अच्छे से वॉश कर लें, हुँ, वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा दें हुँ। और दान कर दीजिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप किसी को अपने कपड़े दे रहे हैं, आप अपना शुक्र दे रहे हैं, आप अपने नहीं, अपनी एनर्जी तो आपने भी माना, लेकिन आप अपनी अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, तो आपके पास उसकी कमी हो कुछ भी जाएगी। नहीं। देने से आज तक कभी कुछ नहीं घटा है। प्रकृति केवल देने का नाम है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। हुँ। इसके खिलाफ हूँ मैं, देना चाहिए। परफ्यूम गिफ्ट करने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है कि आप किसी को परफ्यूम मत गिफ्ट करिए, लड़ाई हो जाती है। हुँ, ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं लगता। मैंने तो अपने हर एक अच्छे मित्र को दिया है हुँ। और अपने बेटे को दिया है, अपने पति को दिया है, अपने दामाद को दिया है और मेरे रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं। और आपका शुक्र भी खराब नहीं हो रहा भगवान की दया है। है। कबूतरों को घर में नहीं आने देना चाहिए, ये भी माना जाता है। अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे का कारण ये क्या है? थोड़ा-सा मैंने देखा है। मुझे बहुत डीप तो नहीं पता अजिता जी इसके बारे में, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्ज़र्वेशन मैं बहुत करती हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने किले हैं, जो कि अब वीरान हैं, वहाँ सब जगह कबूतर होते हैं। हुँ, तो कबूतर जो है, उसकी एनर्जी जो है, कहते हैं अगर वो लगातार आपके घर से, आपके घर में आकर दाना चुनते हैं, हुँ। तो वो आपकी समृद्धि भी चुन जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मानना इसलिए चाहिए इसको। अपने घर में नहीं आने दें, आप जो उनके लिए एक बाहर कोई स्थान बना होता है, ज़रूर डालें कबूतरों को दाना। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते कि भई पशु-पक्षी तो सब प्रकृति की देन है, वो हुँ, भी एक लिविंग बीइंग है। बिल्कुल ठीक है। तो उनको घर में ना तो बुलाएँ अगर कोई भ्रम है, वैसे भी एक कॉमन जगह पर डालेंगे, ज़्यादा पशु-पक्षी खाएँगे। हुँ, तो अगर इसको थोड़ा-सा मैं कहूँगी मान लेना अच्छा। शाम के वक़्त घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कहा चाहिए। जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तब की बात थी कि जब लाइट नहीं होती थी। तो हर चीज़ को हमारे यहाँ धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया कि इसका ना आदमी के अंदर थोड़ा-सा डर हो जाएगा तो वो नहीं करेगा। प्रभाव होगा फिर। हाँ, हाँ, मुझे नहीं, डर से ही तो आदमी हुँ, डरता है। हुँ, हुँ, तो ऐसे को धर्म से जोड़ दिया। मुझे लगता है इसलिए होगा कि आपने शाम को लाइट थी नहीं, हुँ, अंधेरा था, कोई दिया जल रहा था और आपने झाड़ू लगाई, पता नहीं आपने अपने घर की कोई अच्छी चीज़ ना झाड़ दी हो। हुँ, क्या पता कोई आपने अपनी अंगूठी ना झाड़ दी हो, कुछ। तो हुँ। मुझे लगता है शायद इसलिए कहा गया था। कि लक्ष्मी चली जाएँगी अगर शाम को झाड़ू मुझे लगाते नहीं हैं। लगता ऐसा कुछ होता है। आज के समय में ये बात रेलेवेंट नहीं है। मुझे नहीं लगती। आधी रात को खुले में नहीं जाना चाहिए खुले बालों के साथ। आई थिंक ये सारी बातें मतलब मेरे माइंडसेट को मतलब दूर-दूर तक आती नहीं है, तो मैं नहीं मानूँगी इसको। ऐसा कुछ भी नहीं। पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाते हैं। अ, उसका दूसरा एक कारण है, आई थिंक कि पीपल के पेड़ के पास कहते हैं कि पीपल के पेड़ को कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गीता में। तो यानी वो तो बहुत नारायण है स्वयं वहाँ पर। हुँ, तो क्यों नहीं जाना चाहिए? हुँ, जा सकते हैं आप, हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि रात का जो समय है वो शायद पीपल ही नहीं, किसी भी ज़्यादातर वृक्षों के नीचे से और पीपल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वही अकेला है जो ऑक्सीजन भी देता है, उस वक़्त 33 भी। कोटि देवी-देवताओं का वास भी तो पीपल में कहा पीपल जाता है। में तो मुझे नहीं लगता कि ये भी एक कोई मान्य तथ्य होना चाहिए। ये कोई डराने की बात रही होगी, हुँ, बट मुझे नहीं पता कि किस आधार पर कहा गया होगा। मैं नहीं मानती। बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ होता है क्या? इसको मैं मतलब हमेशा ये कहती हूँ कि अब मतलब भाई हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रही है, कभी तो वो भी क्रॉस करेगी। तो बेचारी कर गई क्रॉस तो कर गई, हुँ, इट्स ऑलराइट। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतना ज़रूर है कि केतु और राहु कुत्ता और बिल्ली से जोड़े जाते हैं। तो अगर वो रास्ता काट रही है, तो आप एक बार ये सोच सकते हैं कि अगर बहुत शायद आगे इस रास्ते में थोड़ी परेशानी आएगी, हुँ, बस इतना। एक वार्निंग है उसकी, वो बेचारी अच्छा करना चाहती है आपका, ये हुँ, ध्यान रखिए। हुँ, तो थोड़ी सी वार्निंग हो सकती है। अ, इसका एक उपाय होता है कि आप 4 कदम दूसरी दिशा में ले लीजिए,
पीछे और फिर आगे चले जाइए। अच्छा। अगर ऐसा आए तो मन में कोई वहम ना करें, हम्म। 4 कदम पीछे दूसरी तरफ मुंह करिए और उधर चल दीजिए और फिर चले जाइए। वो लोग जो इसको मानते हैं। जो लोग मानते हैं, मैं बहुत नहीं मानती। बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं 2026 पर। 2026, जैसा हमने अपने पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा था, जहाँ से शुरू किया था, 25 में लोगों ने बहुत डराया। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को नए साल में एक उम्मीद दिखे, जी। एक पॉजिटिविटी दिखे और वो एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाएं कि 2026 उनके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो देश और दुनिया के लिए 2026 होगा कैसा आपके मुताबिक, अगर आपने गणना की हो? हाँ जी, हाँ मैंने गणना की है और गणना ही करके बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो नया साल है ये एकदम जनवरी से हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो हिंदू वर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि 19 मार्च को है। तो जो हमारी गणना है वो 6:53 पर जब सूर्य उदय होगा तो वो पत्रिका बनाई जाएगी और उसके आधार पर प्रिडिक्शंस होंगे। तो क्या है कि हर वर्ष ग्रहों की एक पूरी कैबिनेट बनाई जाती है और एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, एक रसशेष, सशेष, नीरशेष, सब बनते हैं। कौन पानी देगा, कौन फल देगा, कौन, सब कुछ पूरी कैबिनेट बनती है जैसे आपकी बनती है। तो इस वर्ष जो राजा बने हैं वो देवगुरु बृहस्पति बने हैं, ठीक है, और जो मंत्री बने हैं वो मंगल बने हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि लोग इस साल के लिए भी कुछ बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मंत्री का काम है राजा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ठीक है। लोग अभी भी यही कह रहे हैं मंत्री है मंगल तो ये करेगा वो करेगा। मंत्री स्वच्छंद नहीं है कुछ करने को, मंत्री राजा को फॉलो करता है, और अगर आदेश देने वाला ही देवगुरु है तो जब आदेश सही होंगे तो पालन करने वाला भी सही ही करेगा। ज्योतिष पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर सकती है। मैं इस साल को इस दृष्टि से देखूंगी कि जब राजा ही देवगुरु हैं और मंत्री जिसके पास बहुत शक्ति है वो मंगल है, तो अगर देवगुरु बृहस्पति ने ये गाइड किया है कि भाई मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो मंत्री कहेंगे जी गुरुदेव। वो ठहरे सेनापति, वो ठहरे फाइटर, ही विल मेक श्योर कि अब कैसे भी हो इस क्षेत्र में तो सुधार होगा। क्योंकि राजा ने ये नहीं कहा कैसे होगा, उन्होंने कहा भाई इसको देखो कि ये ठीक हो जाए। तो ये वर्ष बड़े परिवर्तन का होगा आपके धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में। धर्म, शिक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान में बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। वाह। अर्थ के फील्ड में यानी धन के क्षेत्र में हो सकता है निफ्टी वगैरह ये जो एजेंसीज होती हैं हो सकता है इनमें सुधार हो। अच्छा। शिक्षा पद्धति में अवश्य नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, सुधार होंगे। धर्म के क्षेत्र में भी सुधार होंगे। धर्म का यहाँ पर मतलब मेरा होता है टू प्लेस द राइटियस थिंग। यहाँ पर केवल धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं है। तो हर चीज में एक सही तरीका लाया जाएगा विश्व भर में। ये केवल भारत की बात नहीं है कि किसी भी चीज को ऐसे मान्यता नहीं मिल जाएगी, उसके ऊपर पूरी डिस्कशंस होंगे, साक्ष्य जोड़े जाएंगे, सब कुछ होगा और फिर वो चेंजेस किए जाएंगे। क्योंकि 9th हाउस को रूल करते हैं बृहस्पति और 12वें घर को। अगर वो 9th हाउस का मालिक जो खुद धर्म की स्थापना करने वाला है, अगर वो राजा है तो इस बार धर्म की स्थापना तो होगी। अब अगर उसके लिए कोई युद्ध हो तो हो। अच्छा, तो ऐसा कोई युद्ध आपको होता मैं ये दिखता कहूंगी है? कि युद्ध अभी बहुत बड़ा युद्ध तो कुछ नहीं हो रहा जी। ये होगा बाद में होगा, 2026 के बाद में, बहुत आगे है अभी। ये वैश्विक तौर पर या पूरा। अच्छा। पर हाँ ये जरूर है कि आप अपने राइट्स के लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो सब देश लड़ेंगे।
टू सिक्योर देयर राइट्स। अब अगर एक कोई ज्यादा ताकतवर देश किसी छोटे देश को दबाना चाहेगा, तो इस वक्त उस देश के सलाहकार कहेंगे कि आपको झुकना नहीं चाहिए। हम्म। तो युद्ध जैसी स्थितियां, या जिसको कहते हैं आपके अपने आइडेंटिटी के लिए एक लड़ाई हम्म। हो सकती है, पर वो होगी सुधार के लिए। उसमें हमारा उसका देश भी शामिल अंतिम होगा? रिजल्ट सुधार होना चाहिए। वो हमारा देश भी शामिल होगा उसमें? हमारा देश अभी किसी डायरेक्ट युद्ध में तो शामिल 2026 में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, किसी डायरेक्ट युद्ध में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई हमारे अधिकारों पर अधिकार जताएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो नीति इस वर्ष भारत की होगी कि ना हम प्रोवोक करेंगे, ना हम पहल करेंगे, बट अगर आप मेरी सीमा में ही घुसेंगे तो हम मतलब उसको रिटर्न तो करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बस उतना रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करेंगे, उतना होगा, अच्छा। अपनी तरफ से नहीं होगा। देश की आंतरिक स्थितियां कैसी रहेंगी? और कोई इसमें देखिए, मैं आपको कुछ एक बात बताती हूँ, जो मेरी गणना है उसमें क्या है कि ये जो संवत्सर है, हर संवत्सर को एक नाम दिया जाता है। इस बार का जो संवत्सर है उसका नाम है रौद्र। अच्छा। रौद्र का मतलब होता है बीभत्स। रौद्र यानी रुद्र से भी आप जोड़ सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसा साल जो कठिन साल है। अगर हम रौद्र को रुद्र यानी शिव से जोड़ें तो शिव संहारक हैं, पर किसके संहारक हैं? खराबी के संहारक हैं। तो यानी ये साल नेगेटिविटीज को खत्म करेगा, चाहे वो आपके मन में हो, विचार में हो। अब उसके लिए कोई किसी तरह से रिटेलिएट करेगा, कोई किसी तरह से, बट हाँ, ये साल आम आदमी में आप ये देखेंगे कि सहनशीलता में कमी अवश्य देखेंगे। अच्छा। आम आदमी में धर्म को लेकर असहिष्णुता होगी, एग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये रौद्र साल है। एग्रेशन और एक ऐसी चीज कि मेरे अंदर वो उत्तेजना है जिसको मैं नहीं दबा पा रहा। आम जनमानस में तो उसकी वजह से उपद्रव, विद्रोह, ये केवल भारत में नहीं, देश विदेश में, वैश्विक स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। मंगल सेनापति हैं और रौद्र रूप भी मंगल का माना जाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर कहीं कोई अपने अगर देश की बात करते हैं, मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आपके लिए कुछ प्रदेश हैं जिनकी की मैंने गणना की है और मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। एक तो वैश्विक स्तर पर अगर कहूँगी तो पश्चिमी एवं दक्षिणी एशिया में कुछ हिंसा वगैरह का दिखता है मुझको, वहाँ होगा। 2 अप्रैल से 10 मई के बीच में जब शनि मंगल योग होगा, वो भी 12 नंबर की राशि में बन रहा है, जो कि आपकी जो नव वर्ष प्रवेश की कुंडली बनी वो लग्न में हो रहा है। तो आई विल से 2 अप्रैल से 10 मई के बीच में शनि मंगल योग है। तो कई जगह पर आपको वैश्विक स्तर पर कुछ युद्ध जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये निश्चित बात है, ये होगा। राजनीतिक वातावरण में अनिश्चितता और तनावपूर्ण माहौल रहने की संभावना है। प्रतिद्वंदिता का स्तर बहुत बढ़ेगा आम जनमानस में। हर व्यक्ति एक दूसरे से एक प्रतिद्वंदिता जैसी करता आपको नजर आएगा। तो ये संकेत आम जनमानस में अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो सबसे एक वो रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये रहेगी कि इस वर्ष आप किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करके अपने विवेक से काम लें, तो आपके लिए ये साल अच्छा होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सुनिए, अपने विवेक की सुनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्या किसी ने कहा ऐसा, इसने कहा, आपको नहीं सुनना चाहिए। आपका विवेक क्या कहता है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ये मैं सबके लिए कहूंगी। क्योंकि इस तरह की स्थितियां क्या करेंगी कि बेवजह हिंसा और उत्पात करवा देंगी, तनाव बढ़ेगा।
ये नहीं। मुस्लिम कंट्रीज में वैश्विक स्तर पर उथल पुथल जरूर देखने को मिलेगी आपको। इस साल कंप्यूटर, अंतरिक्ष, लघु उद्योग, स्टार्टअप्स वगैरह में बहुत वृद्धि होगी। बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे क्योंकि लोगों की सहनशीलता कम हो रही है, उत्तेजना अधिक है, नौकरी अच्छी नहीं चल रही, बदल लो। तो लोग स्टार्टअप वगैरह की तरफ जाएंगे। ये राहु की एनर्जी इस वक्त है, तो ऐसा कुछ होगा। एक श्लोक होता है कि यदा सौरि भौमे सुरराज मंत्री भार्गवश्च यदैव राशौ सम सप्तकैव अयोध्या मध्य देशे लंकापुरे क्षुदामयम शस्त्रम करोति। ये हमारे वराह मिहिर जी ने पहले ही लिखा हुआ है कि जब कोई मतलब शनि का और इनका और शुक्र का सम सप्तक और ये सब योग बनते हैं तो अयोध्या का प्रदेश भारत के लिए। यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, वराह मिहिर कह रहे हैं, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात है। तो अयोध्या, मध्य प्रदेश, लंका, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिंसक घटनाएं देखने को मिलेंगी 2026 में। अच्छा। ये प्रदेश भारत के अवश्य प्रभावित होंगे हिंसा से, ये क्षेत्र। अच्छा। तो ये तब लिखा गया था जब आज के ज्योतिषी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे थे, ऋषि लिख रहे थे। तो इस तरह का कुछ रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल टेक अवे जो हम अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग इसे एज अ गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपने कहा इससे पहले भी कि जो वीकली प्रिडिक्शंस होते हैं या ईयरली फोरकास्ट होते हैं, उससे एक संकेत पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि संकेत पकड़ने से अच्छा ये है कि हम ये बताएं कि लोगों को करना क्या चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत सही। क्योंकि राशिवार लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो 12 राशियों के लोगों को क्या करना है 2026 में, ये चलिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए एक सूत्र अगर मेरा मान लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। एकला चलो रे का नारा छोड़ दीजिए। कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ मिलकर काम कीजिए, फायदा ही फायदा है। वर्क फॉर द सोसाइटी, विद द सोसाइटी, आप गेनर रहेंगे। और अपनी वाणी पर संयम इस वर्ष सबसे ज्यादा रखेंगे। जहां पर आवश्यक नहीं है वहां नहीं बोलेंगे। आप ये अगर 2 बातें कर लेंगे, चलिए एक और, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे देंगे। सोसाइटी के लिए काम करिए, सोसाइटी के साथ काम करिए, वाणी पर संयम, फिटनेस पर ध्यान। ठीक है। ये साल आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। काफी अच्छी चीजें आप कर सकते हैं। इनकम वगैरह बढ़ेगी, वो सब छोटी बातें हैं, पर आपको करना ये है। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो उनके लिए 2 बातें हैं। पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए कार्य करिए, और जो लोग पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। अब जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि सोशल कॉजेस से थोड़ा सा जुड़ जाएंगे। अच्छा। किसी भी आप एनजीओ से जुड़ जाइए, सैटरडे संडे कभी किसी संस्था में चले जाइए। तो सोशल कॉजेस से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको हर जगह बहुत मतलब आपको फायदा, मानसिक शांति, ये सब मिलेगी। तो आपके लिए कीवर्ड है सोशल सर्विस। ठीक है, ये आप वृषभ राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए मैं कहूंगी तो सबसे पहले ध्यान देंगे अपनी पार्टनरशिप पर, चाहे वो कहीं भी है, पति पत्नी है, दोस्त हैं, बिजनेस में है, कहीं भी है, वहां पर अपने अहंकार को नहीं लाएंगे। अगर आप वहां अहंकार लाएंगे तो बड़े नुकसान से गुजरेंगे। तो इस वर्ष ईगो को छोड़ दीजिए। ठीक है, मिथुन राशि वाले। और बहुत लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर वो अपने नेचर ऑफ जॉब को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। कर्क के लिए अगर बात करूंगी तो कहूंगी कि आध्यात्मिकता की तरफ जाइए। आपके लिए ये वर्ष अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, ध्यान मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, तो आपको अप्रतिम शक्ति प्राप्त होगी। अन्यथा आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस साल प्रसिद्धि पाएगा। कर्क राशि का अगर होगा तो वो, नहीं तो उसके परिवार में भी अगर कोई होगा तो वो भी प्रसिद्धि पाएगा। तो आप आध्यात्म से जुड़िए,
और आप आध्यात्म की जब मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है स्वयं को समझना। गो इनवर्ड, अपनी अंदर की जर्नी पर जाइए, बाहर ज्यादा मत देखिए। कर्क राशि, सिंह राशि के लिए बहुत लोग अभी कहेंगे कि उनकी ढैया चल रही है और ये चल रहा है और बहुत सारी बातें हैं, बट मैं कहूँगी कि हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे सिंह राशि। हेल्थ हेल्थ पर जब मैं बात कहती हूँ तो मैं कहूँगी कि फिजिकल फिटनेस के रूटीन को फॉलो करना सिंह राशि के लिए इस वर्ष आवश्यक है। अदरवाइज आपकी हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेंगे। आत्मविश्वास में कमी आएगी, तो उसके लिए सूर्य का कोई भी मंत्र आप वर्ष पर्यंत पढ़ सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, सरल से सरल पढ़ सकते हैं। ये सिंह राशि के लिए मैं थोड़ा कहूँगी कि करें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए अगर बात कहूँ तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको लाइफ में अपने स्पाउस के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हो सकती है इस वर्ष। तो आपको कोई भी रिलेशनशिप हो, स्पाउस हो, कुछ भी हो, तो उनको उनके इमोशंस को समझना, है ना? जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। यानी पर्सनल रिलेशंस में केवल आप उनके शारीरिक स्वास्थ्य की ही नहीं, अपने स्पाउस के मानसिक स्वास्थ्य का आप खास ख्याल करें। और मैं कहूँगी केवल स्पाउस का नहीं, इस वर्ष अगर आप कमियां निकालने से अच्छा है कि आप लोगों के क्या प्रशंसक बन जाए, हम्म, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कन्या राशि थोड़ा सा फॉल्ट फाइंडिंग की राशि होती है, क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स होते हैं। तो आप इस वर्ष वो ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इनके लिए कन्या राशि के लिए भी मैं एक बात कहूँगी कि आपके लिए अहंकार इस वर्ष सबसे बड़ी घातक चीज है। जहाँ कहीं भी लग रहा हो कि यहाँ मैं अहंकार की वजह से फंस रहा हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए, आप वहाँ टूट जाएंगे। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगी आप लोगों के लिए कि इस वर्ष आप में से 95% लोगों की रुचि धर्म की तरफ बहुत बढ़ेगी। धर्म और आध्यात्म, आपका जीवन का सहारा ही ईश्वर की भक्ति है इस वर्ष। तो आप में से हर किसी को जो आपके इष्ट हों, कुछ नहीं तो तुला राशि को मैं कहूंगी इस वर्ष प्रतिदिन मंदिर जाने का एक अगर आप नियम बना लेते हैं, नो लुकिंग बैक रहेगा। बहुत अच्छा साल हो जाएगा। वृश्चिक राशि की बात करें अगर, तो आप में से बहुत लोग अपना घर छोड़ना चाहेंगे, अपनी रूट्स से दूर जाना चाहेंगे। तो मैं कहूंगी कि जाइए जरूर, लेकिन अपनी रूट्स को साथ लेकर जाइए, क्योंकि आप ना मुक्त होना चाहेंगे कि पुरानी चीज़ों से, अपने घर की रिवाजों से, और आपको पता नहीं है कि वही आपकी असली शक्ति है। तो अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चों के लिए खासकर बात है, तो अपने घर के संस्कार साथ लेकर जाएं। माँ की कही बातों को साथ लेकर जाएं, उनको कभी भूले ना, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी कठिन समय में जैसे लगेगा चाबी मिल गई है मुझको। बहुत बड़ी टिप दे रहे हैं कि माँ की तरफ से या अपने जो संस्कार हैं उनका साथ इस वर्ष अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो अच्छा रहेगा। और एक उपाय वृश्चिक राशि के लिए, आई डोंट नो कितने लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगी कि इस वर्ष जो भी अपना टॉयलेट खुद साफ करेगा उसकी उन्नति कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो आपने भी जनरलाइज कर दिया। हाँ। हाँ, क्योंकि इस वर्ष राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं आपके, तो ये बहुत लोगों के लिए काम करेगा, कर लीजिए। धनु राशि, विवाह के लिए बहुत उत्तम साल है धनु राशि वालों के लिए। अगर किसी की कुछ अड़चन थी, बहुत लोगों का विवाह हो सकता है, और भी राशियों में होगा, लेकिन धनु राशि वालों के लिए हो सकता है। ये साल आपको धनु राशि वालों के लिए मैं कहूँगी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए जो भी कर सकते हैं करिए। ये साल आपका साल है खुद को ग्रूम करने का, अपने अंदर नई चीजें इनकलकेट करने का, नई आदतें, नई चीजें जो आपको लगता है मैं लैक करता हूँ, आप वो सीखने लगे, एंड दैट विल एनहांस लाइक एनीथिंग, और आपकी पर्सनालिटी चमक कर बाहर आएगी। सो भगवान शिव की थोड़ी सी भक्ति कर लें और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के क्लासेस वगैरह ले लें तो क्या बात होगी।
मकर राशि की अगर बात करूं तो शॉर्टकट्स लेने से बचें। धन किस रास्ते से आ रहा है इस पर गौर करें। आप में से बहुत लोग गलत रास्ते की तरफ जा सकते हैं कि पैसा चाहिए, रास्ता कहीं से भी आ रहा हो, उस पर ध्यान दें, क्योंकि वहां पर अंत में तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि वाहन वगैरह चलाते वक्त भी मकर राशि ध्यान देगी, क्योंकि केतु इस वर्ष उनके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। इसके लिए एक उपाय है मकर राशि के लिए कि डॉग्स को, अगर कोई बीमार डॉग है या कुछ है, तो इस वर्ष उसकी सेवा या उसकी उसमें मदद करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। खाना भी खिला सकते, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की अगर बात कहूँ तो कुंभ राशि के लिए जनरली गुड ईयर है, पर बहुत लोग ना अनकन्वेंशनल मेथड्स की तरफ जाएंगे। कुंभ राशि वाले, उनको ये लगेगा कि ये पुराने मेथड्स मेरी उन्नति में बहुत बाधक हैं। कई लोग रिलेशनशिप तोड़ेंगे कि ये भी बाधा है, तो यानी दे विल ट्राई टू बी काइंड ऑफ फ्री बर्ड, कि मुझे बंधन बहुत हो गया, अब मैं उन्मुक्त उड़ना चाहता हूँ। आई विल अगेन से दैट कि आप अपनों को छोड़कर बहुत ऊपर नहीं उड़ पाएंगे, तो संबंधों को साथ लेकर चलें अपनी इस उड़ान में, ये बहुत आवश्यक है। बाकी कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं दिखाई पड़ती है। मीन राशि की अगर बात करें, अंतिम राशि है बट नॉट द लीस्ट। इनकी राशि में ही जिस दिन नव वर्ष प्रवेश है, इनकी राशि में ही 4 ग्रह हैं। शनि है, सूर्य हैं, शुक्र हैं, एक और है, तो हाँ, चंद्र भी हैं उस वक्त। तो आप ये समझ लीजिए कि इनका साल जो है ना, वो थोड़ा सा अंतर्द्वंद से शुरू होगा। मतलब कभी तो आपको लगेगा कि मैं केवल मटेरियल गेन्स की तरफ भाग जाऊं, कभी लगेगा नहीं, आध्यात्म बढ़िया चीज है। तो मतलब एक डबल पर्सनालिटी जैसे स्थिति से आप गुजरेंगे बहुत लोग। मेरे हिसाब से मीन राशि वालों के लिए विदेश से जुड़े बहुत सारे काम बनेंगे और बहुत लोग विदेश से बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर इस अंतर्द्वंद में मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा सा रास्ता अध्यात्म का ज्यादा चुनना चाहिए। और एक उपाय मीन राशि के लिए भी कहूंगी कि अगर शिव के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाते हैं ये लोग इस वर्ष भर, तो बहुत धन लाभ, शरीर का स्वास्थ्य का लाभ और बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। सो आई थिंक ये करेंगे। एक जनरल उपाय आप सबके लिए, क्योंकि आपने सबने सुना है कि ये सूर्य का साल है जी, जो जोड़ने पर आता है 2002, 2 और 6 एक नंबर आता है। तो इस वर्ष सूर्य क्या सिखाते हैं? सूर्य को आप कहेंगे जल दे दीजिए, ये कर दीजिए। सूर्य सिर्फ 2 चीजें सिखाते हैं, डिसिप्लिन और गिवर हो जाइए। वो सबको देते ही हैं और डिसिप्लिन में उनसे बड़ा कोई नहीं। पंचांग में जो समय लिख दिया जाता है कि 6:53 पर सूर्योदय है, तो सूर्योदय 6:53 पर ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस साल जो लोग गिवर हो जाएंगे, अपने से ज्यादा देने पर भरोसा रखेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे, उनका ये साल बहुत अच्छा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है ये। और मैं यहाँ पर ये डिस्क्लेमर एक बार फिर से दे देती हूँ अपने व्यूअर्स को, उनको ये बता भी देती हूँ कि ये जो हमने 12 राशियों की बात की है अभी ऋचा जी ने, ये मून साइन के हिसाब से की है। दूसरा, ये एक इंडिकेशन है, एक जनरल गाइडेंस है। अगर इससे भी ज़्यादा सटीक तरीके से आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर से पर्सनल गाइडेंस लेनी जरूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है मैंने बिल्कुल सही अजीता जी, वेल सेड, ये बहुत जरूरी था कहना। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो ये पॉडकास्ट है, आपके नज़रिए से हमने आज एस्ट्रोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजर्स को समझने की कोशिश की है। और ऋचा जी ने इस पर जो बातें कही हैं, आई एम श्योर कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें ज़रूर मिले होंगे। ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद अजीता जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे ऑथेंटिक, पॉजिटिव और अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।